बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आई एम योर टीचर खैरुन्निसा। आज हम लोग यूनिट 4 को आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोग अपने बुक्स ओपन कर दें। यूनिट नंबर 4 है आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बुक्स ओपन हो गई हैं, पेज नंबर 94 निकाले जहां पे हमारा आज का टॉपिक मौजूद है, दैट इज केमिकल बॉन्ड। इससे पहले हमने कल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो कि आपको बताते हैं कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किस तरह हेल्प आउट हो सकता है। एक आपके पास वैलेंस कॉन्सेप्ट था, जबकि दूसरा आप लोगों के पास ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट था। आज उससे आगे जाएंगे तो आपके पास टॉपिक 4.2 को प्रोसीड करेंगे, केमिकल बॉन्ड। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और वो आप लोगों के पास कंपाउंड बनाते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था दुनिया में कोई भी चीज जो है अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो उसमें जरूर एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। इसी तरह हमारी केमिस्ट्री में, हमारी केमिकल लाइफ में भी दो एटम जब कभी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर टू मेक अ सब्सटेंस, टू मेक अ कंबाइंड सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें आप लोगों के पास आता है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ये चारों के चारों बॉन्ड जो हैं ये हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है आयोनिक बॉन्ड, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आयोनिक बॉन्ड आपके पास हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस होता है, एज द नेम इंडिकेट्स आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब आयन से बना हुआ बॉन्ड। तो जब कभी भी टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस में अट्रैक्शन होगी तो उसको हम लोग नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड का। फिर उसके बाद दूसरा आप लोगों के पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों के पास हमेशा बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उतना दूसरे को भी शेयर करना पड़ेगा, और रिजल्ट जो आप लोगों के पास बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड मेंशन है। कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने कहा कि वो आपके पास क्या होगी, शेयरिंग ही होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी ही शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि कोऑर्डिनेशन एक एटम करेगा जबकि दूसरा एटम जो है वो आप लोगों के पास उसी एटम को ले लेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो फ्रॉम वन साइड ऑफ एटम होगी, दोनों एटम मिल के शेयरिंग नहीं करेंगे। जब दोनों एटम मिलकर शेयरिंग करेंगे तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जब आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एटम होगी तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। मैं रिपीट कर लेती हूँ। आयोनिक बॉन्ड मीन आप लोगों के पास जब कभी भी आयंस में आप लोगों के पास बॉन्ड बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आप लोगों के पास जब कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसको हम लोग बिटवीन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे, भी हम आज आयोनिक बॉन्ड डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एटम। फोर्थ वन आप लोगों के पास है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड एज द नेम इंडिकेट्स मेटालिक, मेटल से निकला हुआ है, तो मीन ये एक ऐसा बॉन्ड होगा जो कि हमेशा मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर पाएगा। अब जाते हैं नेक्स्ट वन स्लाइड पे। आप लोगों के पास है आयोनिक बॉन्ड। पेज नंबर आपके पास 95 पे ये टॉपिक मौजूद है। अच्छा जी, आयोनिक बॉन्ड आप लोगों के पास है कि द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जब कभी भी एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो एज ए रिजल्ट जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसको आयोनिक बॉन्ड, ये कंप्लीट ट्रांसफर को क्यों नाम दिया हुआ है? आपके पास टू एटम्स जो है उसमें एक ने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा, मीन एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा कंप्लीटली, मीन उसको इससे फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, जबकि दूसरा जो एटम है वो उसको कंप्लीटली अपने पास रख देगा। एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास एक का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है जबकि दूसरे का आप लोगों के पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज जो है एटम्स
एटम सुपर नहीं कहेंगे, आइंस हो जाते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आइंस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास बॉन्ड बन जाएगा एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कंडीशंस पे जाते हैं। कंडीशंस में आप लोगों के पास है कि जो एटम आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो हमेशा मेटल होगा, क्योंकि मेटल की स्पेशलिटी है कि दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में आप लोगों के पास मेटल्स मौजूद है और वो सारे के सारे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। फिर सेकंड कंडीशन है कि आपके पास जो दूसरा एटम है इसी बॉन्ड बनाने में वो आप लोगों के पास नॉन मेटल होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मैंने कहा 2 एटम्स होंगे, एक आपके पास लॉस करेगा, दूसरा आपके पास गेन करेगा। तो जो लॉस कर रहा है वो मेटल होगा। मेटल आप लोगों के पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये सारे के सारे मेटल्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, ये हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। हम लोग यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन करते हैं बच्चे वो आप लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए करते हैं। हालांकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की करते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को जो ग्रुप 1, 2, 3 कह रही हूँ तो मैं ये ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A मीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करती हूँ। फिर उसके बाद जो सेकंड कंडीशन में कहा कि अदर मेटल जो आप लोगों के पास नॉन मेटल है वो आप लोगों के पास क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास कौन कौन से ग्रुप्स कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 6, बल्कि 5, 6 एंड 7, ये 3 ग्रुप हैं जो कि हमेशा आप लोगों के पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और ये लोग नॉन मेटल्स हैं। अब अगले कंडीशंस पे जाएंगे हम लोग। थर्ड वन है आप लोगों के पास मेटल विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। तो हमने 8 में ही आप लोगों को पढ़ाया है कि तमाम वो एटम जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है सोडियम, या फिर ग्रुप 2 का हो गया कैल्शियम, या ग्रुप 3 का हो गया एल्यूमिनियम, ये जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो इसके ऊपर हमेशा आप लोगों के पास प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आप लोगों के पास हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी भी कोई एटम कर ले तो वो आप लोगों के पास नेगेटिव आयन बनाता है, मीन उस पे जो चार्ज होगा वो आप लोगों के पास हमेशा नेगेटिव होगा। आगे फिर आप लोगों के पास एक पॉइंट है फ्रॉम चैप्टर 3, हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी। आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मीन आप लोगों के पास तमाम वो एनर्जी जो कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालने के लिए यूज करें तो उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप लोग 5th वन पॉइंट को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है लो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर्म कैटाइंस, कि जिन एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों के पास कम होगी तो वो आप लोगों के पास कैटाइंस बनाएंगे। कैटाइंस मीन वो आप लोगों के पास पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। उसमें आप लोगों के पास बार बार बता देती हूँ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे लो है। 6th वन पॉइंट है आप लोगों के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म एनाइन, कि जितने आपके पास एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो वो आप लोगों के पास एनाइंस बनाते हैं। एनाइंस मीन नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें इन बॉन्डेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी या द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तमाम वो एटम्स जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आपको हमेशा नेगेटिव आयंस देंगे। नेगेटिव आयंस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एनाइन का। 7 वन पॉइंट है अब लोगों के पास कि जब कभी भी पॉजिटिव आयन बन जाए और नेगेटिव आयन बन जाए तो तब वहां पे उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या लॉस और गेन की वजह से एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने क्या कहा कि आपके पास ये वो वाला फोर्स है जो कि बिटवीन आयंस पाया जाता है, बिटवीन आयंस डेवलप हो जाता है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हो गया है बिटवीन आयंस, तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, उसको हम लोग नेम देंगे आयोनिक बॉन्ड का। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम हो सकता है। अगर आप लोग बुक में देखें तो पेज 95 में जो आपके पास डिफिनीशन में है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, एक एटम से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो एटम क्या होगा, मेटल होगा, वो मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, टू द अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, और जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है वो आपके पास नॉन मेटल्स होंगे, मीन वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो क्या कहलाएंगे, वो आप लोगों के पास फिर एनाइन कहलाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गई है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड को हम लोग एक दूसरा नाम भी लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स की वैलेंसी चेंज हो जाती है, मीन आप लोगों के पास ड्यू टू वैलेंसी आपके पास क्या होगा, वहां पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जब लूज करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, +1 आएगा, तो जब +1 आ गए ये इसकी क्या है, वैलेंसी है। अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो अगर वो एक गेन कर ले तो वो ऑक्टेट को ओबे कर लेगा, तो आप लोगों के पास वहां क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। तो ऐसे रिजल्ट जो -1 +1 इस पे चार्जेस आ गए हैं, जो वैलेंसी आ गई है, तो ये बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं जिसमें आपके पास वैलेंसी आ जाती है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गया है, मैंने बार बार ये रिपीट करके अच्छे से बता दिया है आप लोगों को। अच्छा जी, आयनिक बॉन्ड में आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कार्टून के तौर से समझा दिया है कि मदद से कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम दूसरे एटम को करता है, तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि दूसरे पे नेगेटिव। अगर नीचे आप लोग देखें तो सोडियम एक बनाया हुआ है, सोडियम आप लोगों के पास कहता है आई हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक्स्ट्रा, ये खुद मेटल है और ये उसको हमेशा क्या करेगा, लूज करेगा, तो ये कहता है यू कैन हैव इट, क्या आप इसे ले सकते हैं। जबकि दूसरे साइड पे आप लोगों के पास क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन आप लोगों के पास आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन, मुझे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। तो जब वो उस एक को गेन कर लेगा तो वो 8 कंप्लीट कर लेगा और एज अ रिजल्ट ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये नॉन मेटल है, इट विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक बॉन्ड कब आपके पास एग्जिस्ट कर पाएगी, जब यही सोडियम अपना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, और एज अ रिजल्ट जो आयंस डेवलप हो जाएंगे वो आयंस आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स इज देन कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। फिर पेज नंबर 95 पे आपके पास है टॉपिक 4.3.1 का फर्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबकी बुक्स ओपन हो, मेरे साथ साथ ही आप लोग देखते जाएं। सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में हमारे पास पहला जो पॉइंट है कि आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, जबकि एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो आपके पास 17 है और ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। अब मुझे ये ग्रुप का पता कैसे चला, ये हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखें तो सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एल में 8 हो गए, जबकि एम में 1 आ जाते हैं। हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स किसकी हेल्प से किया है, चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ बोहर फॉर्मूला 2n², उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स करते हैं। तो सोडियम में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, जबकि एम में 1 आता है। अब अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल कितने हो गए हैं, 8, 9, 10, अब कितने रिमेनिंग है, 7, तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे।
थोड़ा सा आप लोग इस मॉडल को देख लें जिसमें मैंने सोडियम एटम को दिखाया हुआ है। तो सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल शेल में आप लोगों के पास टोटल गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास उसके एल शेल में 8 है, जबकि आउटर मोस्ट शेल या एम शेल में आपके पास उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे साइड पे आप लोग देखें तो क्लोरीन मौजूद है। क्लोरीन के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि एल शेल में आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और एम शेल में आप लोगों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर यहाँ हम लोग देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन भी है, मतलब जतन करेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जबकि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर हट गया तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 8 है, तो उससे वो भी स्टेबल हो जाएगा। अच्छा जी, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बारी है। आपके पास सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन 7 को भी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। यहाँ सोडियम आप लोग देखें तो उसके बिल्कुल लास्ट शेल में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। यही 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसका ये लॉस करेगा। फिर दूसरे साइड पे अगर आप लोग देखें तो क्लोरीन मौजूद है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको नीड कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ताकि ये ऑक्टेट रूल को ओबे करके खुद को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब सोडियम आपके पास एक मेटल है, उसमें टेंडेंसी है कि वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब सोडियम जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेगा, किसकी, नियॉन की। नियॉन की कैसे लेगा, आप अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के पास नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, जबकि सोडियम का हमारे पास है 11। मैंने कल के टॉपिक में ही आपको क्लियर कर दिया था कि जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो अपने आप को जस्ट लाइक नोबल गैसेस बनाना चाहते हैं। अब उसमें हीलियम है, सेकंड नंबर पे नियॉन है उसी नोबल गैसेस में। तो सोडियम चाहता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और एज ए रिजल्ट उसकी कन्फिगरेशन या उसका जो एटॉमिक स्टेट है वो किसकी तरह हो जाएगा, नियॉन की तरह हो जाएगा। तो बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन। यहाँ पे अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें इस रिएक्शन में, तो सोडियम का जब उसने कोई अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया तो 281 है, जबकि दूसरे साइड पे आप लोग प्रोडक्ट में देख लें तो आप लोगों के पास सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 and 8। 2 and 8 को आप लोग प्लस करें तो ये कितने बन गए हैं, 10 बन गए हैं। मतलब ये है कि सोडियम आयन जो है वो अब किसकी तरह हो गया है, जस्ट लाइक नियॉन की तरह स्टेबल हो गया है। नीचे मॉडल में भी आपको प्रेजेंट किया हुआ है कि सोडियम आपके पास आउटर मोस्ट शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इट विल लूज इट आउटर इलेक्ट्रॉन, और एज ए रिजल्ट सोडियम आयन बन जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन की तरह होगी। अच्छा जी, अब क्लोरीन की बारी आती है। क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में मौजूद है एटम्स, वो एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। मेटल को तो हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल में आप लोगों के पास क्लोरीन है। क्लोरीन हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह कर सके, आर्गोन की तरह। क्लोरीन का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो वो 17 है, जबकि आर्गोन का 18 है। तो बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास 17 का जो फिगर है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, 18 में। तो इसके लिए हमेशा क्लोरीन जो है वो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करता है। रिएक्शन में आप लोग देखें तो आपके पास क्लोरीन एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो आप लोगों के पास ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन में। यहाँ पे जो लफ्ज आया है आइड, आइड शो करता है कि मीन एक चीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर चुकी है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जब कभी भी आइड आ जाए तो आप लोग समझ लिया करें कि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब क्लोराइड आयन के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें तो वो आप लोगों के पास है 288। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 8 + 2 = 10, और 10 + 8 = 18। अब क्लोराइड आयन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जस्ट लाइक आर्गोन हो गई है। आर्गोन एक स्टेबल है, और अब क्लोराइड आयन भी उसी की तरह स्टेबल है। नीचे मॉडल में देख लें तो आप लोगों के पास है क्लोरीन एटम।
क्लोरीन एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 17 है। एज ए रिजल्ट देखें तो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर और टोटल जो नेट चार्ज उस पे आता है वो 0 आता है। और जब ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये आपके पास क्लोराइड आयन बना देगा। क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट अगर आप लोग देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 हो जाएंगे, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास अब एक बढ़ चुका है, वो क्या हो गया है, 18 हो गया है। 17 और 18 को अगर आप लोग इफेक्ट को कैंसिल करें तो आपके पास फिर भी एक माइनस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जब कभी भी आप लोग देखें कि क्लोरीन जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो उसके ऊपर हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। वो माइनस का साइन या चार्ज इसलिए लगाते हैं कि उसका टोटल चार्ज जो है वो -1 आ गया है। आगे है आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास सोडियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जबकि क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है जबकि क्लोरीन पे आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब सोडियम आप लोगों के पास मेटालिक कैरेक्टर है तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव है जबकि क्लोरीन जो है वो आपके पास क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नेगेटिव आयन। आपके पास ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट आपके पास बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग देख लें, opposite charges attract each other. Electrostatic force of attraction is set up between sodium ion and chloride ion. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने पहले भी समझा दिया था, यहाँ एक बार फिर डिस्कस कर लेती हूँ कि आपके पास ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है जब कभी भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट वहां पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन की वजह से जो फोर्स डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये वाला फोर्स जो है सोडियम एंड क्लोराइड आयन के लिए कर रहे हैं। अब इस फोर्स में क्या होगा, ये उस आयंस को एक दूसरे के साथ यूनाइट कर देगा, कंबाइन कर देगा और आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे एक टर्म है आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन लेटिस। क्रिस्टलाइन लेटिस अगर आप लोग देखें तो पेज 96 पे आप लोगों के पास मौजूद है। मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल है वो सोडियम का है और फिर क्लोरीन का है। आप लोग बुक पेज 96 ओपन कर दें ताकि ये थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपको और मैं वहां पे आपको क्रिस्टलाइन लेटिस भी दिखा सकूं। सोडियम हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा, कैटाइन बना देगा या सोडियम आयन बना देगा, जबकि क्लोरीन जो है वो आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा और वो आपके पास एनाइन बना देगा। अब एज ए रिजल्ट ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है ये अट्रैक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देंगे। फिर उसके बाद नीचे जो आपके बुक में मॉडल मौजूद है कि न्यूट्रल सोडियम एटम जो है वो आप लोगों के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास वही सोडियम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों के पास 11 प्रोटॉन तो होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो जाएगा एंड दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जबकि अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो न्यूट्रल क्लोरीन जो है उसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन और यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के पास 18 हो गए हैं। अब उसके साथ ही आप लोगों के पास एक मॉडल मौजूद है जो कि आप लोगों के पास सोडियम ग्रीन से शो किया जा रहा है, जबकि आपके पास जो सोडियम है उसको हम लोग पर्पल से शो किया जा रहा है, जबकि क्लोरीन जो है वो ग्रीन से शो किया जा रहा है। और इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से हर सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन आ जाएंगे और हर क्लोरीन के इर्द गिर्द जो है 6 सोडियम आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसमें हर एक के सामने सोडियम के सामने क्लोरीन और क्लोरीन के सामने सोडियम आ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस क्रिस्टल की जो बल्क होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन लैटिस फिर कहते हैं। अब आगे आप लोगों के पास है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा आपके पास सोडियम एंड क्लोराइड आयन के दरमियान बनेगा विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम का आयन प्लस क्लोराइड आयन रिएक्शन में आप लोग देख लें तो उसने सोडियम क्लोराइड बनाया हुआ है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडल के थ्रू भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखें तो हमारे पास सोडियम में हमने एक स्टार से आपको आउटर इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, यही स्टार आप लोगों के पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जब आप लोगों के पास ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है तो यहाँ पे साथ में एक क्लोरीन एटम मौजूद है।
क्लोरीन एटम में आप लोगों के पास देखें तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने शेडेड नहीं किया, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मीन यहाँ इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एज ए रिजल्ट जब आपके पास ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो क्लोरीन सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ कर देता है। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब चला जाते हैं तो वहां पे आपके पास टोटल नेट इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह जाएंगे, जबकि प्रोटॉन 11। मीन वहां पे एक प्रोटॉन ज्यादा है तो नेट चार्ज क्या होगा, प्लस आ जाएगा। जबकि आप लोग क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन जब उसी सोडियम से वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे हमारे आउटर मोशन में आप लोग देखें तो हमने उस स्टार को शो किया हुआ है। अब यहाँ ये स्टार आपको बता रहा है कि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है एंड क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका साइज चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, जो नेट चार्ज है वो माइनस आ जाता है। तो अगर आप लोग एटॉमिक साइजेस को देख लें तो सोडियम का एटॉमिक साइज छोटा है जबकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं। अब प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेंगे टुवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन और एज ए रिजल्ट जितना भी वैलेंस शेल है उसको अपने करीब ज्यादा से ज्यादा करता जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा करीब आता जाएगा तो आप लोगों के पास वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज भी छोटा हो जाता है। जबकि अगर हम लोग क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन आप लोगों के पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब सोडियम का जो लॉस ऑफ हो गया तो वहां तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, जबकि क्लोरीन में अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन में आपके पास प्रोटॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, प्रोटॉन जो है अट्रैक्टिव फोर्स तो डेवलप कर रहा था तब उसकी बात ठीक थी, लेकिन जब उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो नेट फोर्स जो है वो माइनस ज्यादा हो जाता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ऑफ क्लोरीन जो है न्यूक्लियस का टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है और एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाता है। मैं ये दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि न्यूट्रल क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, लेकिन जब वो क्लोराइड आयन बना देगा तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन कम पड़ जाते हैं। जब प्रोटॉन कम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और एज ए रिजल्ट अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो भी वीक होते जाएंगे। जबकि अगर हम लोग सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक साइज एट दिस टाइम आपके पास बड़ा है, लेकिन जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है तो वो क्लोराइड की निस्बत बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन तो ज्यादा हो जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा और एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कम है तो एटॉमिक साइज उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अब अगला जो है हमारे पास, कल मैंने ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल पढ़ाया था तो उसमें आज हम इसमें डिस्कस भी कर लेंगे कि ये कैसे ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। मैंने आपको होमवर्क भी इसी का दिया था कि आप लोग देखें कि आपके पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये क्रॉस से हमने ब्लैक क्रॉस इसको शो किया हुआ है। जब ये लूज कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 रह जाते हैं। अगर आप लोग देखें सोडियम आयन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसने ऑक्टेट रूल को ओबे कर लिया एंड इट इज बिहेव लाइक नियॉन। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिजेम्बलेंस होती है किसके साथ, नियॉन के साथ। अब अगर हम लोग क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास ऐसे क्या करे कि वो 8 में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। जब क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन, और आप लोग देखें उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने क्रॉस से शो किया हुआ है क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये क्लोराइड आयन जो है अब ऑक्टेट रूल को ओबे करता है एंड इट बिहेव लाइक ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मीन सोडियम को तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता था, तो उसने क्या किया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जबकि क्लोरीन जो है उसके पास 7 थे तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गेन कर देगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा होमवर्क है वो आप लोगों के पास यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कल हम इसको डिटेल में पढ़ भी चुके थे और इसी को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें। सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही आपके पास स्टेबिलिटी गेन नहीं करता, उसके अलावा भी आप लोग कुछ, अगर एक एग्जाम्पल हमने दिया है तो 2 एग्जाम्पल आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
اسی کوشچن کو لرن کرنا ہے اور اس پہ پریکٹس بھی کرنی ہے. ڈفرینٹ ایٹمس جو ہے جو اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے کیمیکل بانڈ بناتے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ ایگزامپل میں لکھ سکتے ہیں.